हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th की दोस्तों फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था। उसमें टॉपिक नंबर ऊर्जा के स्रोत वाला टॉपिक चल रहा था दोस्तों। उससे रिलेटेड आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे उनका दोस्तों अध्ययन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। और इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हमने यानी जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भूतापी ऊर्जा क्या है। पहला क्वेश्चन है भूतापी ऊर्जा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म जल स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, भूतापी ऊर्जा कहलाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। किससे दोस्तों, यानी इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा इस ऊर्जा से भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। न किस ऊर्जा से दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा से दोस्तों क्या बनाया जाता है दोस्तों, भाप बनाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, विद्युत उत्पन्न की जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है दोस्तों और क्यों प्रयुक्त होता है। देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। क्योंकि इसमें क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा के सौर कुकर के अंदर परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है, सूर्य के प्रकाश को सौर कुकर के अंदर परिवर्तित कर देता है। कैसे कर देता है, यानी प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा अगर नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो ये आंसर पूछा गया है, देख लेते हैं। तो कोई भी ऊर्जा जो होती है कोई भी ऊर्जा स्रोत जो होता है वो प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें प्रदूषण जरूर होगा। सौर सेल जैसी कुछ युक्तियों का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त है। तो यानी सौर सेल से जितनी भी सौर ऊर्जा से जितनी भी मान लिया करंट बनाते हैं, जैसे सोलर प्लेट हो गई, तो उसमें प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन इसके क्या होता है, लेकिन इस युक्ति से संयोजन में पर्यावरण क्षति आवश्यक होती है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत कौन कौन से हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या होते हैं दोस्तों, जिनसे पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहते हैं। फिर क्या होता है, जिनसे आसानी से ऊर्जा प्राप्त हो सके उन्हें क्या कहते हैं, वो भी ऊर्जा के उत्तम स्रोत होते हैं। जिनसे प्राप्त ऊर्जा का भंडार हो सके, जिनसे ऊर्जा प्राप्त करना सस्ता हो। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हो गया, ये उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो उत्तम ईंधन क्या होता है, उत्तम ईंधन उसे कहेंगे जो सस्ता हो, ठीक है, और क्या आसानी से उपलब्ध हो जाए और जिसके एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो, जिसका भंडारण एवं परिवहन करना आसान हो, वही उत्तम ईंधन कहलाता है। आगे देख लेते हैं, जिसका उच्च ऊष्मीय मान हो। चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन बनाने के लिए आप ऊर्जा के किस स्रोत का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। तो दोस्तों ये तो पता होगा, सबको पता है ऊर्जा का दोस्तों, जो हम भोजन बनाते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, एलपीजी यानी तरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके जलन से वायु प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि इसके दहन से किसी भी प्रकार का अपशिष्ट नहीं बनता है। इसके दहन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, और इसका पूर्ण दहन होता है, यानी ये भी नहीं कि मान लिया अगर पॉलीथीन जला रहे हैं या लकड़ी जला रहे हैं तो उसके बाद देखो कोयला जैसा बच जाता है, लेकिन गैस में क्या होता है, एलपीजी में क्या होता है, कुछ नहीं बचता। ठीक है, इसके दहन से कोई गैस उत्पन्न नहीं होती है। सिंपल सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई ऊर्जा के दो नवीनीकरण स्रोत लिखिए तथा तर्क सहित समझाइए। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। ऊर्जा के दो नवीनीकरण स्रोत कौन कौन से, जैसे एक है लकड़ी और दूसरा वैद्युत जल ऊर्जा। देख लेते हैं पहले लकड़ी से कैसे। तो लकड़ी ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है और ऊर्जा प्राप्ति के लिए इसे काटा जाता है। ठीक है, कटे हुए स्थान पर क्या होता है, पुनः नए पेड़ पौधों का विकास हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं, जल विद्युत ऊर्जा क्या होती है। इसमें क्या होता है, यह भी ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, क्योंकि वर्षा होने पर बांध या जलाशय पुनः भर जाते हैं। जब वर्षा होती है तो बांध या जलाशय फिर से भर जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधन के दहन से क्या हानियां हैं दोस्तों। हानियां पढ़नी है। पहला देख लेते हैं आंसर क्या है, यानी कौन कौन सी हानियां होती हैं। पहली हानि देख लेते हैं क्या होगी, तो देख लेते हैं इसमें इसकी मात्रा प्रकृति में सीमित है। क्या होती है, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये मात्रा में सीमित होते हैं। यदि इसे 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 इसी दर से उपयोग करते रहे तो क्या हो जाता है, जल्द ही समाप्त हो जाएगा, जल्दी समाप्त हो जाएंगे जीवाश्म ईंधन जो होते हैं। इसके दहन से क्या होता है, इसके दहन से बहुत अधिक विषैली गैसें उत्पन्न हो जाती हैं। फिर क्या होता है, जो प्रदूषण का प्रमुख कारण बन रही हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीनीकरण अथवा अनवीनीकरण स्रोतों से क्या अभिप्राय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में सदा बने रहते हैं। क्या दोस्तों, यानी जो प्रकृति में सदा बने रहें, बनते रहें तथा पर्याप्त मात्रा में उनसे ऊर्जा प्राप्त हो सके, वो क्या होते हैं, नवीनीकरण स्रोत होते हैं। और जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा दोस्तों, ये तो हमेशा यानी ये बनती रहती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये ऊर्जा कम ही होती जा रही है। भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले ईंधन जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि सीमित मात्रा में बचे हुए हैं। ठीक है, अतः ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर कुकर के लाभ एवं हानियाँ लिखिए। सौर कुकर क्या होता है, जो सोलर से चलता है, यानी सूर्य ऊर्जा से चलता है, यानी सोलर से चलता है। देख लेते हैं। यह एक ऐसा संयंत्र है जिसमें सौर ऊर्जा के उपयोग से खाना बनाया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसके लाभ कौन कौन से हैं। पहला इसका लाभ है, इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा लाभ है, सौर कुकर में एक समय में 4 यानी खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। यानी सौर कुकर में कितने पदार्थ बनाए जा सकते हैं, एक साथ में 4 खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इसके उपयोग से ईंधन की बचत होती है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं सौर कुकर की सीमाएं क्या होती हैं। इनसे रात के समय भोजन नहीं बनाया जा सकता, दिन में तो बनाया जाएगा, जब प्रकाश होगा तभी तो बनेगा। आगे देख लेते हैं। सौर कुकर में एक समय में 4 ही तो पढ़ चुके हैं अभी। और हाँ आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, और इससे ख़राब मौसम में खाना नहीं बनाया जा सकता है। अगला है, बाक्सानुमा और कुकर में रोटियां नहीं बना सकते। बाक्सानुमा और कुकर में, सौर कुकर में, जो बाक्सानुमा सौर कुकर होता है उसमें रोटियां नहीं बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 1 मेगावाट के जनरेटर के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। जो 2 हेक्टेयर जब भूमि होगी तभी हम 1 मेगावाट के जनरेटर का दोस्तों यानी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। किसके लिए, पवन फार्म के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पवन से विद्युत उत्पन्न करने में विद्युत में प्रथम स्थान पर किस देश का नाम है दोस्तों। यानी पवन ऊर्जा जो उत्पादन करता है वो विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है पवन ऊर्जा में दोस्तों, वो है डेनमार्क। कौन सा, डेनमार्क है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल किससे अधिक होनी चाहिए। ये है दोस्तों पवन की चाल, अगर टरबाइन से अगर हमको करंट पैदा करना है या फिर विद्युत बनाना है तो मिनिमम दोस्तों जितनी चाल होनी चाहिए, किसकी दोस्तों, पवन की चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर घंटे होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम अगर होगी तो हम विद्युत नहीं बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इसमें कितने प्रतिशत तक मीथेन होती है। जैव गैस क्या होती है, जैव गैस दोस्तों एक ऐसी गैस होती है जिसमें क्या होता है, मीथेन गैस पाई जाती है। तो मीथेन गैस की कितनी प्रतिशतता होती है दोस्तों, 75% होती है। किसमें, जैव गैस में। जैव गैस में कौन सी, मीथेन गैस कितने % होती है, 75% तक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीनीकरणीय मानते हैं। कौन कौन से स्रोत हों, जैसे नवीनीकरणीय स्रोत अभी हम डिटेल से पढ़ चुके थे दोस्तों, पीछे दोस्तों बैग में पढ़ चुके थे। तो इसमें दोस्तों नवीनीकरण सूत्र जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा यानी जो स्रोत ऐसे हैं जो कभी ख़त्म ना होने वाले हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अब क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है दोस्तों,
क्वेश्चन है ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं, यानी जो ऐसी स्थिति में है यानी वो समाप्त ही हो जाएंगे, समाप्त होने की कगार पर हैं। तो पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है कोयला, यानी कोयला और पेट्रोलियम दो ऐसे दोस्तों स्रोत हैं जो समाप्य माने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैव गैस का फॉर्मूला क्या होता है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अभी पढ़ रहे थे 75% इसमें क्या पाई जाती है, जैव गैस में मीथेन पाई जाती है। तो इसका मुख्य घटक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मुख्य घटक मीथेन गैस हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है सौर सेल बनाने में प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए। तो इसका दोस्तों सौर सेल बनाने में सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रयुक्त किसी भारी परमाणु का नाम लिखिए दोस्तों, यूरेनियम। अगर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। महासागरों में जल का स्तर किस कारण चढ़ता और गिरता है दोस्तों, ये बताए थे क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्व खिंचाव के कारण महासागर में जल का स्तर ऊपर बढ़ता है नीचे गिरता है, यानी ऊपर चढ़ता है जिसे ज्वार, और नीचे गिरने को क्या कहते हैं दोस्तों, भाटा के नाम से जाना जाता है, ज्वार और भाटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर सेल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऊर्जा के ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, क्या है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं। सौर सेल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऊर्जा के ये दो रूप कौन कौन से हैं, यानी रूप पूछा गया। तो सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल मतलब सौर से रिलेटेड ऊर्जा होगी, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। सौर पैनल किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। सौर सेलों का एक समुदाय जिन्हें किसी पैटर्न में परस्पर संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सौर पैनल कहते हैं। इसी से दोस्तों विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैसे लाइट जलाना हुआ, पंखा चलाना हुआ, ये दोस्तों इसके मुख्य दोस्तों इससे चलाए जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ईंधन का चयन करते समय हमें उनमें क्या देखना चाहिए, पहला देखना चाहिए कि यह ईंधन या दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त करता है, दूसरा देखना चाहिए कि यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है कि नहीं करता है, या आसानी से उपलब्ध है कि नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा स्थापित किया गया है। इसका विद्युत उत्पादन कितना है, इसका है 380 मेगावाट। ठीक है, 380 मेगावाट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कौन सी युक्ति है जिसकी सहायता से पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो पवन चक्की दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ये क्या है दोस्तों, पवन चक्की का मुख्य काम होता है दोस्तों, क्या होता है, ये पवन ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, पवन ऊर्जा को कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा पवन से प्राप्त होती है, अभी दोस्तों पढ़ चुके थे, वो है डेनमार्क। डेनमार्क में विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा दोस्तों पवन से प्राप्त की जाती है, अतः डेनमार्क को पवनों का देश भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना है, पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि डेनमार्क में दोस्तों सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, वो किससे प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है, यानी पवन से प्राप्त की जाती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया पर आधारित होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। यह ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है, किस पर, ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में कौन सी क्रिया अधिक तापमान पर संपन्न होती है तथा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो नाभिकीय संलयन। क्या है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में कौन सी क्रिया, इनमें दोनों में पूछा गया, कौन सी क्रिया अधिक तापमान पर संपन्न होती है तथा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो ये नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन में दोस्तों अधिक तापमान पर संपन्न होती है। जो संलयन क्रिया होती है किस पर, अधिक तापमान जब होता है तभी यह क्रिया संपन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। आज ये फिजिक्स टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद हम
केमिस्ट्री दोस्तों स्टार्ट करेंगे या फिर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अगला सेशन दोस्तों बायोलॉजी या केमिस्ट्री का मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आपको जितने टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि सबकी पढ़ाई चलती रहे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।